गांव से कुछ ही दूरी पर बसा था एक छोटा सा शहर, आनंदपुर। वहां एक साधारण मगर संस्कारी परिवार में रहती थी सुमित्रा देवी। उम्र लगभग 58 साल, जीवन के उतार चढ़ाव देख चुकी, थोड़ी रूढ़िवादी लेकिन दिल की साफ। उनका एक ही बेटा था, अमित। पढ़ाई के लिए शहर गया और वहीं की एक आत्मनिर्भर पढ़ी लिखी लड़की सीमा से प्रेम कर बैठा। परिवार में हलचल मच गई, पर सुमित्रा देवी ने बेटे की खुशी में अपनी रजामंदी दे दी, एक शर्त पर। शादी के बाद बहू को हमारे रिवाजों के मुताबिक रहना होगा। शादी हो गई, सीमा घर आ गई। नई बहू का पहला दिन। सीमा के लिए सब कुछ नया था, घर, माहौल, रिश्ते और सबसे बड़ा बदलाव, संयुक्त परिवार का अनुशासन। सुमित्रा देवी सुबह 4 बजे उठ जाती। सीमा अगर 5 बजे उठती तो वह कहती, बहू, ये शहर नहीं है, यहाँ बहुएं सूरज से पहले उठती हैं। सीमा चुपचाप सुनती, सीखती। दिन भर वो रसोई, सफाई, कपड़े, पूजा सब संभालती, लेकिन कोई तारीफ नहीं, सिर्फ ताने मिलते। एक बार सास ने रोटियां चक्कर कहा, तुम्हारे मायके में क्या कोई सिखाने वाला नहीं था? सीमा का चेहरा उतर गया, पर उसने शिकायत नहीं की। सीमा कई बार रात को अमित से कहती, मैंने तो सोचा था हम दोनों साथ सपने पूरे करेंगे, यहाँ तो मैं खुद को खो रही हूँ। माँ जी मुझसे हमेशा नाराज क्यों रहती हैं? अमित सच्चा जीवन साथी था, लेकिन माँ के सामने हमेशा कुछ बोल नहीं पाता। सीमा फिर हर दिन कोशिश करती। उसने सास की पसंद की चीजें बनानी शुरू की, सुबह जल्दी उठने लगी, त्योहारों में सबसे आगे रहने लगी। सीमा का सपना था अपना खुद का ब्यूटी पार्लर खोलने का। उसने कॉलेज में कोर्स किया था और एक छोटा कोना चाहती थी जहाँ वो कुछ नया कर सके। एक दिन साहस जुटाकर माँ जी से कहा, माँ जी, मैं चाहती हूँ कि घर में ही एक कोना मुझे दे दिया जाए जहाँ मैं ब्यूटी पार्लर खोल सकूं। घर के कामों से फुर्सत के समय में थोड़ा काम कर लूंगी। क्या ये सब सीख कर आई हो? बहुएं घर संभालती हैं, धंधा नहीं चलाती। तुम्हारे पास अब ये सब सोचने का समय नहीं है। सीमा चुप रह गई, लेकिन उस दिन पहली बार उसकी आंखें भर आईं। सास की पुरानी सहेली का आगमन। कुछ महीनों बाद बिमला देवी, सुमित्रा देवी की बचपन की सहेली, गांव से मिलने आईं। सीमा ने अपने हाथों से उनके लिए चाय, स्नान की तैयारी, गरम गरम पकौड़े और स्वादिष्ट हलवा बनाया। बिमला देवी ने चखते ही कहा, अरे वाह, तेरी बहू तो कमाल की है सुमित्रा। क्या पढ़ी लिखी, क्या तमीज, क्या स्वाद। ऐसी बहू सबके नसीब में नहीं होती। सुमित्रा देवी बस मुस्कुरा दी, पर उस रात उन्हें नींद नहीं आई। उन्हें याद आया कि सीमा ने कभी शिकायत नहीं की, जो भी कहा सहा और निभाया। उन्होंने कभी सास को जवाब नहीं दिया, पर सास बनने की हर जिम्मेदारी निभाई। अगली सुबह की नई शुरुआत। सुबह सीमा पूजा कर रही थी, तभी सुमित्रा देवी ने आवाज दी, बहू, वो पार्लर खोलने की बात फिर से सोच ले। मैंने सोच लिया है, तुझे पूरा समर्थन दूंगी। सीमा को यकीन ही नहीं हुआ। धीरे धीरे पास आई, आंखों में आंसू लिए बोली, माँ जी, क्या सच में आप मुझे रोकेंगी नहीं? सुमित्रा देवी ने कहा, नहीं बहू, अब नहीं। तुझे अपना सपना पूरा करना है, मैं तेरे साथ हूँ। बहू नहीं, बेटी समझकर साथ दूंगी। कुछ ही महीनों में सीमा ने घर के एक हिस्से में छोटा सा पार्लर शुरू किया। मोहल्ले की महिलाएं आने लगीं, तारीफें होने लगीं और सबसे ज्यादा सास का सिर गर्व से ऊंचा होने लगा। अब हर किसी की जुबान पर यही था, सुमित्रा जी की बहू तो कमाल की है। सीमा मुस्कुराती थी और सुमित्रा देवी दूर से देखती थी, जैसे कह रही हों, कभी कभी बहुएं हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। शांता देवी हमेशा एक आदर्श सास बनना चाहती थी, लेकिन जब राजीव की शादी प्रियंका से हुई तो उनका सपना थोड़ा चकनाचूर हो गया। प्रियंका एक कॉर्पोरेट जॉब करने वाली मॉडर्न सोच की लड़की थी, जो साड़ी से ज्यादा जीन्स पहनती थी और रोज मंदिर जाने की बजाय योगा क्लास जाती थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद ही मतभेद उभरने लगे। शांता देवी सुबह जल्दी उठकर पूजा करके हलवा बना रही थी। प्रियंका ऑफिस जाने की जल्दी में थी। आज भी ऑफिस? बहू, थोड़ा घर के काम भी सीखो। माँ जी, मैं ऑफिस से आकर कर लूंगी ना, टाइम थोड़ा कम होता है सुबह। शांता देवी ने बिना कुछ कहे हलवा स्टील के डब्बे में रख दिया और चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। राजीव दोनों के बीच की दूरी महसूस कर रहा था, लेकिन वो जानता था
कि समय ही सबसे बड़ा इलाज है। एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब घर में करवा चौथ आया। प्रियंका ने सोचा इस बार सास को खुश करने का मौका नहीं गवाएगी। उसने पहली बार साड़ी पहनी, सज धज कर पूजा की तैयारी की और शांता देवी के हाथों से ही सगुन लिया। शांता देवी की आंखों में चमक आ गई। माँ जी, आप बिना आपके हाथ का पानी पिए मैं व्रत नहीं तोड़ूंगी। शांता देवी, जिनके मन में बहू के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, भावुक हो गईं। तू मेरी जैसी नहीं है, पर बुरी भी नहीं है। प्रियंका मुस्कुराई और चुपचाप उनके पैर छू लिए। तीसरा ट्विस्ट आया जब प्रियंका को प्रमोशन के लिए मुंबई शिफ्ट होना पड़ा। राजीव भी उसके साथ जाना चाहता था। ये सुनते ही शांता देवी को झटका लगा। उन्होंने पहली बार बहू को रोकने की कोशिश की। अगर तुम दोनों चले गए तो इस घर का क्या होगा? मेरी क्या गलती थी? प्रियंका के लिए ये सबसे मुश्किल फैसला था। उसने सोचा एक और मौका देना चाहिए रिश्तों को। एक दिन प्रियंका ने शांता देवी को नाश्ता कराया और उनके पास बैठ गई। माँ जी, क्या मैं यहीं से काम कर सकती हूँ? वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन है, बस आपकी जरूरत महसूस होती है, इसलिए नहीं जा रही। तू मेरी बहू नहीं, बेटी है। मैंने कभी तुझे समझने की कोशिश नहीं की, पर आज मैं जान गई, तू ही मेरे बुढ़ापे की ताकत है। रिश्ते वक्त और समझ से बनते हैं। सास और बहू के बीच की दीवार अगर थोड़ा धैर्य और प्यार से गिराई जाए तो एक घर मंदिर बन सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर में आकाश नाम का एक ठेले वाला रहता था। आकाश का ठेला शहर के सबसे व्यस्त बाजार में खड़ा होता था और उसकी पाव भाजी का स्वाद पूरे शहर में मशहूर था। लेकिन एक रहस्य था जिसे आकाश के अलावा कोई नहीं जानता था। आकाश का ठेला छोटा सा था, लेकिन वो उसे हमेशा साफ और आकर्षक रखता था। उसकी पाव भाजी का स्वाद बहुत ही खास था। ये लोग कहते थे कि वो पाव भाजी में कोई ऐसा मसाला डालता है जो किसी और के पास नहीं होता। लेकिन क्या सच में वो कोई जादुई मसाला था, या फिर आकाश के पास कोई अनोखी तरकीब थी? आकाश का दोस्त रोहन, जो खुद भी एक शेफ था, कई बार उसकी पाव भाजी खाने आता था, लेकिन वो कभी समझ नहीं पाया कि आकाश अपनी पाव भाजी में ऐसा कौन सा राज छुपाता है। रोहन को हमेशा लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन आकाश के प्रति सम्मान के कारण वो कभी कुछ पूछ नहीं सका। एक दिन बाजार में एक अजनबी व्यक्ति आया। देखने में वो एक व्यापारी जैसा लग रहा था और उसकी आंखों में एक गहरी चालाकी छुपी हुई थी। उसने आकाश की पाव भाजी खाई और तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारी पाव भाजी बहुत स्वादिष्ट है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे होटल के लिए पाव भाजी बनाओ। तुम्हारी मेहनत और ये स्वाद तुम्हें बड़ा व्यापारी बना सकता है। आकाश को यह प्रस्ताव सुनकर थोड़ी उलझन हुई। उसने पहले कभी किसी होटल के मालिक से ऐसा प्रस्ताव नहीं सुना था। उसने इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने का मन बना लिया, लेकिन उस आदमी ने उसे एक और लालच दिया। आकाश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जानता था कि ये मसाले की रेसिपी उसकी माँ ने उसे सिखाई थी, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। ये उसके परिवार की धरोहर थी और वो इसे किसी और को नहीं देना चाहता था। पर उस अजनबी आदमी के प्रस्ताव ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। आकाश ने सीधे जवाब देने की बजाय कुछ दिन का समय मांगा। वो अपने ठेले के पीछे बैठकर गहराई से सोचने लगा। उसके दिमाग में विचार आया, एंड क्या ये आदमी मेरी पाव भाजी के असली रहस्य को जानकर मुझे धोखा दे सकता है और मेरी पहचान छीन सकता है? अगले कुछ दिनों में आकाश ने कुछ अलग करने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि वो अपने मसाले की रेसिपी बदल देगा, लेकिन फिर उसे एक और विचार आया। उसने शहर के सबसे अच्छे मसाला व्यापारी से संपर्क किया और बताया कि उसे एक खास तरह का नकली मसाला तैयार करवाना है। इस बार आकाश ने तय किया कि वो उस आदमी को असली मसाला देने की बजाय नकली मसाला देगा और देखेगा कि क्या वो सच में उसकी पाव भाजी की असली पहचान जानता है या नहीं। कुछ दिनों बाद वो अजनबी व्यक्ति फिर से आकाश के पास आया और उससे मसाला मांगने लगा। आकाश ने उसे वो नकली मसाला दे दिया जिसे उसने उसी दिन तैयार करवाया था। वो आदमी वो मसाला लेकर खुशी खुशी वहां से चला गया।
लेकिन जब उसने अपने होटल में वही पाव भाजी बनाने की कोशिश की तो स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं था। लोग उसकी पाव भाजी को नापसंद करने लगे। आखिरकार आकाश ने साबित कर दिया कि उसके स्वाद का राज सिर्फ मसाले में नहीं बल्कि उसकी मेहनत, सच्चाई और माँ के प्यार से सीखी गई विधि में था। गांव के एक शांत कोने में बसा था रघुवंशी परिवार। इस परिवार की मुखिया थी शांति देवी, जिनके चेहरे की झुर्रियों में जीवन का अनुभव झलकता था। उनका एक ही बेटा था अमित दास और बहू थी नीरा। जब नीरा ब्याह कर इस घर में आई थी तो उसके मन में सास को लेकर वही पुराने ख्याल थे। सास होगी तो जरूर ताने मारेगी, काम में कमियां निकालेगी और हर बात पर टोकेगी। लेकिन शांति देवी ने शुरुआत में ही उसके इस भ्रम को तोड़ दिया था। शांति देवी ने पहले ही दिन नीरा से कहा था, बेटी ये घर अब तेरा है, जैसा ठीक लगे वैसा करना, बस दिल से करना। नीरा को यह सुनकर आश्चर्य भी हुआ और राहत भी। समय बीतता गया। नीरा घर को अच्छे से संभालने लगी। खाना, साफ सफाई, खेतों का हिसाब किताब, सब कुछ उसने दिल से किया। शांति देवी उसकी मेहनत देखती रही, लेकिन कुछ अनकही बातें थीं जो दोनों के बीच एक दूरी बनाए रखती थी। एक दिन की बात है, नीरा ने रसोई में हलवा बनाया, लेकिन थोड़ी सी शक्कर ज्यादा हो गई। शांति देवी ने बिना कुछ कहे खा लिया, लेकिन नीरा ने खुद ही कह दिया, माँ जी आज जरा ज्यादा मीठा हो गया, माफ कीजिएगा। फिर भी नीरा के मन में कहीं एक संकोच बना रहता था। शायद इसीलिए कि उसने कभी शांति देवी को मां की तरह नहीं अपनाया था, बल्कि हमेशा सास के नजरिए से देखा। एक बार गांव में बाढ़ आ गई, खेत डूब गए, अनाज बर्बाद हो गया। अमित को शहर नौकरी करने जाना पड़ा। घर की जिम्मेदारी नीरा और शांति देवी के कंधों पर आ गई। अब नीरा को समझ में आने लगा कि घर चलाना, खेत संभालना और बूढ़े मां बाप की सेवा करना कितनी कठिन बात है। एक दिन नीरा खेत से थकी हारी घर लौटी तो देखा कि शांति देवी ने उसके लिए गर्म दूध और मालिश का तेल तैयार रखा था। इतना सब क्यों किया माँ जी? बेटी जब तू थक जाती है तो माँ को नींद कैसे आ सकती है? उस दिन नीरा को पहली बार एहसास हुआ कि सास एक शब्द नहीं बल्कि एक रिश्ता है जो मां से कम नहीं होता। दिन बीतते गए और अब नीरा भी शांति देवी का पूरा ख्याल रखने लगी थी। हर सुबह उनका साथ चाय पीना, एक दूसरे की कहानियां सुनना, यह उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। फिर एक दिन शांति देवी को तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें कुछ दिनों तक आराम की सख्त जरूरत है। नीरा ने सब कुछ छोड़कर दिन रात उनकी सेवा में बिताए। कभी उनका खाना बनाती तो कभी दवा देती। हर बार माँ जी कहती, बेटी तू बहुत थक गई होगी, आराम कर ले। और नीरा मुस्कुरा कर कहती, माँ जी अब आप आराम करें, बहू तो आपकी बेटी ही है। शांति देवी की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। उन्होंने नीरा से एक दिन कहा, बेटी जब तू आई थी तो मैं सोचती थी कि तुझे माँ बनकर अपनाऊंगी, लेकिन तूने तो मुझे भी सिखा दिया कि बहू सिर्फ बहू नहीं होती, वह भी एक बेटी होती है। और आपने मुझे सिखाया कि सास सिर्फ सास नहीं होती, वह माँ भी हो सकती है। अमित जब कुछ महीनों बाद गांव लौटा तो वह यह देखकर चकित रह गया कि घर में मां और नीरा के बीच अब कोई दीवार नहीं रही थी। अब वे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी थीं। शांति देवी ने मुस्कुराते हुए अमित से कहा, बेटा अब तेरी माँ को बेटी मिल गई है। अमित भावुक हो उठा। वह जानता था कि घर में अब सास बहू नहीं, दो मां बेटी एक साथ रहती हैं, जिनके बीच कोई दूरी नहीं, बस एक मजबूत बंधन है, प्यार और समझ का। प्रियंका की शादी को 1 महीना हुआ था। सुबह 6 बजे शारदा देवी हमेशा की तरह चाय बना चुकी थी, लेकिन प्रियंका देर से उठी। हमारे घर में सूरज से पहले बहुएं उठती हैं। शारदा ने चाय में शक्कर डालते हुए कहा।
प्रियंका ने हल्के से जवाब दिया। मैं रात को 12 बजे तक कपड़े प्रेस कर रही थी। हमारे समय में सब संभाल लेते थे। धीरे धीरे प्रियंका को लगने लगा कि वो इस घर में बहू है, बेटी नहीं। एक दिन प्रियंका ने देखा कि मोहल्ले में कुछ लोग शारदा को देखकर हंसते हैं। कुछ पुराने पड़ोसी बातें बनाते हैं। बड़ी बात बात पर गुस्सा होती हैं शारदा, इसलिए बहू से नहीं पटेगी। प्रियंका ने घर आकर पूछ ही लिया, लोग आपसे डरते क्यों हैं? क्योंकि मैंने अपना पति खोया, फिर दुकान खोई, फिर इज्जत बचाने के लिए अपनी जबान तेज कर ली। प्रियंका पहली बार समझी सख्त दिखने वाली सास के पीछे टूटी हुई औरत छुपी थी। प्रियंका ने सोचा वो सास का दिल जीत लेगी। उसने घर की साफ सफाई की, शारदा की पसंद की सब्जी बनाई और यहाँ तक कि पुरानी सिलाई मशीन भी निकलवा ली। एक शाम शारदा अचानक बोली, बहू, जो तू करती है ना, वो दिखावा लगता है। असली अपनापन चुपचाप होता है। उसने बिना कुछ कहे काम करना जारी रखा, ना कुछ कहे काम करना जारी रखा। उसी रात जब बिजली चली गई, शारदा को चक्कर आ गया। प्रियंका ने बिना देर किए उन्हें गोद में उठाकर बाहर हवा में बैठाया और करा की घरेलू नुस्खे से उनका ब्लड प्रेशर संभाला। शारदा ने सिर्फ इतना कहा, तू समझदार है, बोलती कम है, करती ज्यादा। उसी मोहल्ले में एक नया किराएदार आया था, हरीश, एक सरकारी अफसर। कुछ दिनों बाद पता चला कि वो वही व्यक्ति है जिसने सालों पहले शारदा की दुकान का गलत लोन पेपर साइन करवाकर उनकी दुकान हथियाई थी। शारदा का चेहरा फिर तनाव में आ गया। वो चाहती थी कि राहुल कुछ कहे, लेकिन राहुल ने कहा, माँ, पुलिस में जाना ठीक नहीं, मामला पुराना है। प्रियंका चुपचाप उस रात हरीश की पत्नी से बात करने गई और सबूत दिखाकर समझाया कि हरीश ने शारदा को धोखा दिया था। हरीश की पत्नी ने अगली सुबह माफी मांगी और हरीश ने वो दुकान वापस शारदा के नाम कर दी। शारदा को जब पता चला कि प्रियंका ने ये सब किया, उन्होंने पहली बार प्रियंका के माथे पर हाथ रखा और कहा, तू सिर्फ बहू नहीं, मेरी छांव है। अब शारदा और प्रियंका साथ बैठकर कढ़ाई और बुनाई के ऑर्डर लेने लगी। छोटे शहर में उनका नाम होने लगा, माँ बेटी डिजाइन्स। लोग कहते, आजकल की बहुएं तो कुछ खास नहीं करती। शारदा मुस्कुराकर जवाब देती, मेरी बहू ने मुझे दोबारा जिंदा किया है। छोटा शहर था, छोटी बातें थी, लेकिन रिश्ते बड़े हो गए थे। शारदा को अब बहू नहीं, एक साथी मिल गया था। प्रियंका को अब एक सास नहीं, एक माँ का आशीर्वाद मिल गया था। और मोहल्ले में एक नई मिसाल बन गई थी, जहां बहुएं सिर्फ रस्में नहीं निभाती, टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ देती हैं। गांव के अंतिम छोर पर एक पुराना सा घर था, जिसकी दीवारें समय की मार सहते सहते थोड़ी झुक चुकी थी। उस घर में रहती थी सरला देवी, जिनकी उम्र अब 60 के पार हो चुकी थी। पति का देहांत हो चुका था और बेटा रवि शहर में नौकरी कर रहा था। रवि ने लव मैरिज की थी। बहू का नाम था नैना, शहर की पढ़ी लिखी सलीकेदार लड़की, जो अब गांव के उस पुराने घर में सरला देवी के साथ रहने आई थी। सरला देवी को शुरू में यह रिश्ता बिल्कुल ही मंजूर नहीं था, पर बेटे की खुशी में अपनी खुशी दिखाते हुए ये रिश्ता स्वीकार कर लिया। नैना जब पहली बार ससुराल आई तो गांव वाले उसे उत्सुकता से देखने लगे। किसी ने आधुनिक कपड़ों पर तंज कसा तो किसी ने शहरी तौर तरीकों को बेखबर कहा, लेकिन नैना चुपचाप सब सहती रही। वह जानती थी कि उसे यहाँ बसना है और सास का दिल जीतना है। सरला देवी शुरू में थोड़ी रुकी थी। उन्हें अपनी बहू की आदतें अजीब लगती। सुबह देर से उठना, दूध की जगह चाय पीना और पूजा पाठ की जगह किताबों में खोए रहना। पर नैना धीरे धीरे घर के कामों में हाथ बटाने लगी। वह सुबह उठकर चाय बनाती, आंगन में झाड़ू लगाती, सास के
लिए गर्म पानी रखती। धीरे धीरे सरला देवी को महसूस होने लगा कि नैना सिर्फ पढ़ी लिखी नहीं, वह समझदार भी है। वह बिना बोले हर बात समझ जाती थी, सास की थकान को बिना कहे पहचान लेती थी और पैर में तेल लगाकर उसे दबाने लग जाती थी। सरला को आदत हो चुकी थी अब नैना के हाथों की चाय पीने की। वह पहले जिस तकरार नहीं करती थी, बस वह चुपचाप नैना काम को दिखाती रहती। एक दिन गांव में बारिश बहुत तेज हो चुकी थी, बिजली चली गई और सरला देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। रवि शहर गया हुआ था, फोन नेटवर्क भी नहीं था। नैना ने डरने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। वह छाता लेकर डॉक्टर को लेने गई और रात भर अपनी सास के पास बैठी रही। सुबह जब सरला देवी की आंखें खुली तो उसने पहली बार नैना के सिर पर हाथ फेरा, बिना कुछ कहे। उस दिन के बाद दोनों के रिश्ते में एक अनकहा अपनापन पनपनाने लगा। नैना अब घर का हिस्सा नहीं, घर की छाव बन चुकी थी।